सारी चर्चा देखेंगे अपने इस एपिसोड में। हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ द्वारा भारत में बेरोजगारी को लेकर आंकड़े जारी किए गए। जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान देश में बेरोजगारी की दर 6.1% रही। ये आंकड़े जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच की आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण यानी PLFS रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए हैं। रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य साल 2016 में हुए विमुद्रीकरण के बाद ये देश में बेरोजगारी पर किसी सरकार एजेंसी की ओर से तैयार सबसे ताज़ा और व्यापक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में बेरोजगारी की दर गांवों के मुकाबले 2.5% ज़्यादा है। 7.8% शहरी युवा बेरोजगार हैं, तो वहीं गांवों में ये आंकड़ा 5.3% है। इसके अलावा अखिल भारतीय स्तर पर पुरुषों की बेरोजगारी दर 6.2%, जबकि महिलाओं के मामले में 5.7% रही। ग्रामीण इलाकों की शिक्षित महिलाओं में साल 2004 से 5 से 2011-12 के बीच बेरोजगारी की दर 9.7 से 15.2% के बीच थी, जो साल 2017-18 में बढ़कर 17.3% तक पहुंच गई। ग्रामीण इलाकों के शिक्षित युवकों में इसी अवधि के दौरान बेरोजगारी दर 3.5 से 4.4% के बीच थी, जो साल 2017 से 18 में बढ़कर 10.5% तक पहुंच गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों के 15 से 29 साल की उम्र वाले युवकों में बेरोजगारी की दर साल 2011-12 में जहां 5% थी, वहीं साल 2017-18 में ये दर बढ़कर 17.4% तक पहुंच गई। इसी उम्र की महिलाओं में यह दर 4.8 से बढ़कर 13.6% तक पहुंच गई। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के मुताबिक वृहद आर्थिक आंकड़े जैसे GDP वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन और मुद्रास्फीति से जुड़े आंकड़े जारी करता है, तो वहीं दूसरी तरफ NSO स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू खर्च और सामाजिक एवं आर्थिक सूचकांकों से जुड़ी रिपोर्ट पेश करता है और सर्वेक्षण कराता है। ये संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के तहत काम करते हैं। हाल ही में मंत्रालय ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में विलय करने का फैसला किया है। अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 से 2019 के दौरान भारत में नौकरियों पर संकट होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में 72% से दक्षिण पूर्व एशिया में 46% एवं पूर्वी एशिया में 31% तक कर्मचारियों के पास अच्छे जॉब नहीं होंगे। ILO के वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सहित कई दक्षिण एशियाई देशों में अगले 2 सालों में बेरोजगार लोगों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। सबसे ज़्यादा चिंता की बात तो यह है कि अनौपचारिक क्षेत्र के कारण दक्षिण एशिया में गरीबी कम करने में अब और मुश्किलें आएंगी। भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया और नेपाल के 90% श्रमिकों पर अनौपचारिक क्षेत्र की कमियों का असर होगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के डेटा के अनुसार भारत में श्रमबल भागीदारी दर लगभग 47% है, जो वैश्विक मानक से काफ़ी 66% कम है। रिपोर्ट के अनुसार रोजगार के अवसरों में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम हो गई है। कृषि क्षेत्र में पहले महिलाओं को ठीक ठाक रोजगार मिल जाता था, लेकिन वहां भी अब रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। दूसरी तरफ उद्योग, आधारभूत संरचना और निर्माण क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर कम होने से महिलाओं पर असर पड़ा है। आखिर क्यों बढ़ रही है बेरोजगारी? आज़ादी के बाद भारत ने 90 के दशक तक कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया ताकि देश की विशाल आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा किया जा सके। साल 1991 में उदारीकरण के आने के बाद देश में मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र ने गति पकड़ी, लेकिन सेवा क्षेत्र ने इतनी तेजी से गति पकड़ी जिससे लगने लगा कि देश की अर्थव्यवस्था ने कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र की ओर छलांग लगा दी।
और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र बीच में ही छूट गया, जबकि विनिर्माण क्षेत्र ही श्रम की ज़्यादा गुंजाइश होती है। अतः हमारे नीति निर्धारकों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति प्रदान करने के लिए पश्चिमी देशों की तरह पूंजी प्रधान उद्योगों की ओर रुख किया, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को श्रम प्रधान उद्योगों की जरूरत है। इस प्रकार गलत नीतियों ने बेरोजगारों की स्थिति को और भी गंभीर बना दिया, जिसका असर मौजूदा वक्त में भी देखा जा सकता है। भारत में बेरोजगारी बढ़ने का एक मुख्य कारण निवेश का कम होना रहा है। दरअसल आज भी देश में अंग्रेजों के जमाने जैसा ही श्रम कानून अस्तित्व में है। बेरोजगारी की एक वजह श्रम बल में आधुनिक जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास न हो पाना है। ऑटोमेशन की वजह से भी रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। आज कंपनियां बड़ी तेजी से सॉफ्टवेयर विकसित कर रही है, जिसके द्वारा काम को मशीन के जरिए निपटाया जा सका। ऑटोमेशन की वजह से अगले 3 साल में भारत के आईटी सेक्टर में नौकरियों में 20 से 25% की कमी आने की आशंका जताई गई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर बेरोजगारी बढ़ने का कारण रहा है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि ऐसे तकनीक विकसित हुए हैं जिसने भारत में बेरोजगारी को बढ़ाया है। आपको बता दें कि उद्योग जगत में रोबोट के बढ़ते इस्तेमाल के चलते 2030 तक पूरे विश्व में 80 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन के तुरंत बाद भारत की क्रय भागीदारी दर 45% तक गिर गई। कार्यशील आयु वर्ग जनसंख्या का 2% यानी लगभग 13 मिलियन श्रम बाजारों से बाहर निकल गया। ये वे लोग थे जो काम करने के इच्छुक थे और श्रम से जुड़े कार्य के अलावा कोई और काम नहीं करना चाहते थे। बेरोजगारी का प्रभाव क्या है, ये भारत पर कैसा प्रभाव पड़ा, इसको हम अपने इस चर्चा में रखते हैं। बेरोजगारी भारत की अत्यंत गंभीर समस्या रही है, जो समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है। कोई क्षेत्र या वर्ग इससे मुक्त नहीं रहा। यह बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र दोनों में नजर आ रही है। इसी प्रकार यह शिक्षित व अशिक्षित वर्गों के बीच में देखने को मिल रही है। बेरोजगारी के अनेक आर्थिक और सामाजिक दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए बहुत घातक प्रकृति के साबित हुए हैं। व्यापक बेरोजगारी के हालात में राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है, जिसका पूंजी निर्माण, व्यापार, व्यवसाय आदि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। गरीबी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। शिक्षित बेरोजगारी के संबंध में अतिरिक्त बर्बादी उन संसाधनों की भी होती है जो उनके कौशल और प्रशिक्षण में लगे होते हैं। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में बेरोजगारी व्यक्ति प्रायः चोरी, डकैती, बेईमानी, शराबखोरी आदि बुराइयों का शिकार हो जाते हैं। सरकारी प्रयास इस पर क्या किए गए हैं, इसको हम देखते हैं। केंद्र सरकार ने उद्योगों की मांग के अनुरूप श्रम बल को विकसित करने के लिए साल 2015 में स्किल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की। केंद्र सरकार द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके तहत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक के कर्ज की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 2022 तक 500 मिलियन कुशल कार्मिक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। देश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर विकसित करने के लिए स्टैंड अप तथा स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार ने औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके द्वारा व्यापार, सुगमता, सरल लाइसेंसिंग तकनीकों का बेहतर प्रयोग आदि पर बल दिया जा रहा है। स्वयं का व्यवसाय शुरू करने हेतु सरकार मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म ऋण उपलब्ध करा रही है। देश के लॉजिस्टिक क्षेत्र, श्रम सुधार, सिंगल विंडो सिस्टम, ऊर्जा उपलब्धता इत्यादि में सुधार करके सरकार ने सन 2016 से लगातार विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में अपनी रैंक को बेहतर बनाया है। ठीक इसी तरह सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के तहत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम किया जा रहा है। यह श्रम सुविधा पोर्टल आकस्मिक निरीक्षण, यूनिवर्सल खाता संख्या, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना संबंधी विषयों पर केंद्रित है। सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए एक अन्य कार्यक्रम के रूप में प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना शुरू की। इसका लक्ष्य 2016 से 2021 तक की अवधि में 7 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को उद्यमशीलता प्रशिक्षण और शिक्षा उपलब्ध कराना है। बात करें वहीं ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार ने साल 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा
योजना की शुरुआत की। सरकार द्वारा श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूहों का विकास किया जा रहा है और वहीं सस्ती दरों पर कर्ज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता नेटवर्क समूह में लाया जा रहा है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए हिमायत तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित युवाओं के लिए रोशनी योजना शुरू की गई है, जिससे कि वहां के युवाओं को रोजगार मिल सके। अब वहीं देखते हैं बेरोजगारी और कौशल विकास। भारत में आज 65% कार्यशील युवा आबादी है। इस जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ इस युवा आबादी को कुशल बनाकर ही उठाया जा सकता है। इस प्रकार ये आबादी न केवल अपना विकास करेगी बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी सहयोग कर सकेगी।